हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम ईवीएस की क्लास में जो है हम जो प्रमुख एरिया थे आपके ईवीएस के, या आप कह सकते हो पर्यावरण के, इन्वायरमेंट के जो मुख्य क्षेत्र थे जो हम डिस्कस कर चुके थे। मतलब आपको मैं बता चुका था कि 4 एरिया होते हैं। एटमॉस्फेयर होता है जिसे आपका वायुमंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर होता है जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर होता है जिसे आपका जलमंडल कहते हैं, और आपका था जैव मंडल जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, 4 मैंने आपको एरिया बताए थे जिनमें हम वायुमंडल जिनमें हम एटो इसका इन्वायरमेंट का जो है हम अध्ययन करते हैं। मतलब चारों एरिया मिलकर एक इन्वायरमेंट जो है कंडीशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं वायुमंडल, जिसे कहते हैं हम वायुमंडल। हमारे चारों तरफ गैस का जो घेरा है, हमारे चारों तरफ गैस का जो घेरा है उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। हमारे चारों तरफ गैस का जो घेरा है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? सराउंडेड गैसेस। ठीक है, जो हमारे तरफ सराउंडेड गैसेस है, चारों तरफ जो गैसेस है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता। मैं आपको बताता हूं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में आपको ध्यान रखना है, सबसे गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो है 78%। ठीक है, तो आपसे दो तरीके से पूछ सकता है। डायरेक्ट परसेंटेज पूछ सकता है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, तो 78% है। और सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? तो नाइट्रोजन की है। सेकंड नंबर पर आता है O2। O2 क्या है? 21%। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वायुमंडल में वो है आपका 21%। तीसरा है आपका आर्गन। आर्गन की जो परसेंटेज है 0.93% है। आर्गन की जो परसेंटेज है 0.93%। फोर्थ है आपका CO2, 0.036%। कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो है 0.036%। गैसेस तो और भी काफी हैं, लेकिन जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है 4 गैस का कॉम्बिनेशन है जिसकी परसेंटेज पूछी जाती है। या इस तरीके से पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, दूसरे नंबर की गैस कौन सी है। अब बात करते हैं हमारा पूरा का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें जो है 5 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स होती हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल पक्का कंफर्म बनेगा केवीएस में। ठीक है, तो लेयर को जो है हम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है, तापमान के अनुसार, तापमान के अनुसार ये है आपकी 5 परतें होती है, 5 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स होती हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। सबसे पहली है आपकी सौरमंडल, जिसे हम कहते हैं आपका स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे पहली जो आपकी है सौरमंडल, जो आपकी पृथ्वी से बिल्कुल जुड़ी हुई जो है, आपकी पृथ्वी के जस्ट ऊपर आते क्या है? आपकी सौरमंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सेकंड नंबर का है समताप मंडल, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? समताप मंडल। एक एक का डिस्क्राइब करके मैं आपको बताऊंगा। तीसरे का है आपका मध्य मंडल, जिसे कहते हैं मीजोस्फीयर। क्या कहते हैं? मीजोस्फीयर इंग्लिश में, और उसे कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल के जस्ट ऊपर आयन मंडल भी होता है, इसके बारे में बताऊंगा। और यह आपकी एक्सोस्फीयर, इसके ऊपर ही है आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक है, ये लेयर हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। हर उसका अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इन्होंने जो है इन परतों को बांटा है। ठीक है, आपसे पूछे कि टेम्परेचर किसके अनुसार बांटा गया है परतों को, तो टेम्परेचर के अनुसार। आपको कहीं पर कुछ बुक्स में मिलेगा कि आयन मंडल को इन्होंने अलग शो किया है, कुछ में आपको 4 ही दिखाएगा, सौरमंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। लेकिन कुछ बुक्स में आपको आयन मंडल भी अलग से दिखाई देगा, अलग से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो पास में है, जिस जो आपके अराउंडेड टू अर्थ है, जो पृथ्वी के चारों तरफ है, वो है आपका सौरमंडल। सौरमंडल
अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, इसे रब कर देता हूँ। ये है आपकी अर्थ पृथ्वी, जो क्या है अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार है। ये है आपकी विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? इक्वेटर है ये आपकी। कौन सी है आपकी? इक्वेटर। इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर की तरफ और 30 डिग्री साउथ में कर्क और मकर रेखा है, ठीक है। आपको पता है कि डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें हैं कहां पर पड़ती हैं? यहां पर पड़ती है। डायरेक्ट क्या है? सूर्य की किरणें क्या पर पड़ती हैं? यहां पर पड़ती है। मैं इसे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो सौरमंडल की विड्थ है, चौड़ाई है, वो हर जगह अलग अलग है। जैसे आप विषुवत रेखा पर मैक्सिमम है, ज्यादा है, ठीक है, 18 किलोमीटर के अराउंडेड है। कहां पर? विषुवत पर। विषुवत पर, इक्वेटर पर आपकी जो ये है, इसकी मोटाई वो है आपकी 18 किलोमीटर। यदि आप पोल पर चले जाओगे, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर ये है आपकी 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर है 8 किलोमीटर। ड्यू टू विच रीजन? रीजन ये है आपका कि आपका इक्वेटर है 30 डिग्री, यदि आप नॉर्थ देखोगे 30 डिग्री, यदि आप साउथ देखोगे, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है? डायरेक्ट प्रोजेक्शन है, इस तरीके से। अब डायरेक्ट प्रोजेक्शन है, जितनी भी क्लाइमेट चेंजेस है, क्लाइमेट एक्टिविटीज है, ठीक है, तो कहां पर होगी? वो इसमें होगी, विषुवत रेखा पर। कहां पर नहीं होगी? पोल पर नहीं होगी, यहां पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, दिन में टेम्परेचर ज्यादा होगा, रात को कम होगा, तो क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होने पर जितनी भी क्लाइमेट एक्टिविटीज है वो यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर बनने पर क्या है? वायु जो हवा है वो भी क्या है? ऊपर तक फैलेगी। कहां तक फैलेगी? ऊपर तक आपकी जाएगी। ऊपर तक जाने पर क्या है कि यहाँ पर जो है सौरमंडल की जो ऊंचाई है वो क्या है? आपकी ज्यादा है, 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, और 8 किलोमीटर पर ध्रुवों पर क्या है? कम पाई जाती है। तो इसलिए एक एवरेज मान लेते हैं, औसत औसत जो ऊंचाई है इसकी सौरमंडल की वो है 13 किलोमीटर। कितनी है? 13 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया कि ये पड़ते जो है आपकी लेयर्स जो है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप सौरमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ोगे, ऊपर की तरफ बढ़ने पर क्या है? टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? कम होता जाता है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पर डिटेल में बता दूंगा किस तरीके से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे पहली परत कौन सी है? तो सबसे पहली परत कौन सी है? आपकी सौरमंडल। स्ट्रेटोस्फीयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो सबसे पहली जो आपकी लेयर है वो है सौरमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, एवरेज जो इसकी ऊंचाई होती है वो होती है आपकी 13 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज हाइट इज कितनी है? 13 किलोमीटर। अब जैसे जैसे ही आप ऊपर जाओगे, ये सौर सीमा कही जाती है। क्या कहा जाता है? सौर सीमा। जैसे ही आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाने पर यहां पर है आपका समताप मंडल, दैट्स कॉल्ड द ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल, समताप मंडल का मतलब है समताप, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, जहां पर टेम्परेचर क्या है? आपका कांस्टेंट हो जाए। इसके जस्ट ऊपर जाते ही टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, जितने भी आपका क्लाउड्स बनता है, रेनफॉल होता है, वर्षा होना, बादल बनना, जितनी भी सारी की सारी क्लाइमेट एक्टिविटीज है, ठीक है, वो कहां पर हो रही है? सौरमंडल पर। सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आपका जो है बादल बनना या वर्षा होना किस परत में होता है? तो सौरमंडल में आपका ध्यान रखना है, सौरमंडल में आपका जितनी भी क्लाइमेट एक्टिविटीज है, वर्षा होना या बादल बनना, ये सारी की सारी आपकी सौरमंडल में होती है, ठीक है। अब जैसे ही आप ऊपर चलोगे, यहाँ पर समताप मंडल आ जाएगा, जिस समताप का मतलब है सम, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब आप क्लाइमेट एक्टिविटी से जस्ट थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे। ऊपर जाने का मतलब है कि दूसरा सवाल यहाँ से बनेगा कि जो आपका एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, वे कहां पर उड़ते हैं? तो ध्यान रखना, ये उड़ते हैं आपके समताप मंडल पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लाइमेट एक्टिविटीज नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपका बादल नहीं बना हुआ है। तो ध्यान रखना, समताप मंडल में आपका जो आपका हवाई जहाज है, ठीक है,
ये कहाँ पर उड़ते हैं? आपके समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कुछ डिस्टेंस तक, मतलब सॉरी कुछ ऊंचाई तक का, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर बढ़ोगे, ऊपर बढ़ने पर यहाँ पर है आपका ओजोन लेयर। क्या है आपका? ओजोन लेयर, ठीक है। दूसरा सवाल ये बनेगा कि ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन लेयर, ओजोन परत कहाँ पर मिलती है आपकी? ओजोन परत मिलती है आपके समताप मंडल में। ध्यान देना, ओजोन परत कहाँ पर मिलती है? समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। यहाँ से कई सवाल पूछे जाते हैं। ओजोन परत को मैं अलग से भी जो है डिस्क्राइब करूंगा कि ओजोन लेयर से भी क्योंकि क्वेश्चंस बनता है। ओजोन को जो है O3 से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ द ओजोन। ये ओजोन का क्या है? सिंबल है, जो आपका O2 और ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन के दो अणु से मिलकर बना हुआ होता है। O3 होता है इसका सिंबल। ये क्या करता है? ध्यान रखना, ये अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है? ये अवशोषित कर देता है। ऊपर से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उसके कारण क्या है आपका? ये अल्ट्रावायलेट रेज कहां पर हो जाएगी? यहाँ पर अवशोषित हो जाएगी। मतलब ये अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है? रोकने का काम करता है। किनको? अल्ट्रावायलेट रेज को। ध्यान रखना, इंफ्रारेड्स भी ऑप्शंस में मिलेगा, अल्ट्रावायलेट भी ऑप्शंस में मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है अल्ट्रावायलेट पर काम करता है। ठीक, किस पर काम करता है? अल्ट्रावायलेट पर। इन्हें क्या है? ये रोकने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक सवाल अब इस तरीके से पूछा जाता है, जो आप ओजोन लेयर का जो मेजर करते हो, ओजोन लेयर का जो मेजर करते हो, ओजोन लेयर का, इसे रफ कर देता हूं यदि आपने नोट कर लिया है। ओजोन लेयर का जो मेजर होता है, मेजर करते हो, मापते हो, वो मापते हो, उसकी यूनिट होती है आपकी डॉप्सन। किसमें? डॉप्सन। डॉप्सन में क्या करते हो? इसे आप नापते हो। O3 को मेजर करते हैं किसमें? डॉप्सन में। डॉप्सन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि आपका जो है अंटार्कटिका पर जो है ओजोन होल बना हुआ है। ओजोन होल का मतलब है कि वहां पर उसकी जो मोटाई है वो क्या है? कम है, पतली है। वो वहां पर क्या है? पतली। होल का मतलब ऐसा नहीं छिद्र बना हुआ है, नहीं, वहां पर जो है उसकी मोटाई पतली है, कम है मोटाई, अकॉर्डिंग टू अदर्स। ठीक है, और के मुकाबले क्या है आपका? कम मोटाई है वहां पर उसकी। तो कम मोटाई का मतलब है कि वहां पर ओजोन छिद्र, इसे कहते हैं कि मोटाई कम है। तो ठीक है, अंटार्कटिका पर क्या है? मोटाई कम है। तो उस मोटाई को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डॉप्सन यूनिट का यूज करते हैं, डॉप्सन यूनिट। ओजोन छिद्र होने के रीजन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर हम जो है इसके अभी उसमें नहीं जाऊंगा एक्सप्लेन में, क्योंकि इसके बारे में ओजोन लेयर को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बस यही 4-5 पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करता है, O3 इसका सिंबल होता है, डॉप्सन इज द यूनिट ऑफ O3। ठीक है, और CFC इसका क्या है? मेन रीजन है किसके लिए? ओजोन होल के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है? O3 है। अब आपको पता है ऊपर से है क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। अल्ट्रावायलेट रेज आने पर यहाँ पर O3 है। O3 क्या करेगी? अवशोषित करेगी। अवशोषित करने पर क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर आप समताप मंडल में कांस्टेंट टेम्परेचर था, अब जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा? आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका 13 से 50 किलोमीटर के बीच में ये आपका पाया जाता है। अब इसके ऊपर है आपका मध्यमंडल, मीजोस्फीयर, बीच में है इसलिए आप इसे मीजोस्फीयर भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या है आपका? मीजोस्फीयर या मध्यमंडल। जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? फिर दोबारा से आपका डिग्रीज होता जाएगा। 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जो आपकी मीजोस्फीयर पाई जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे फिर दोबारा से आपका टेम्परेचर क्या है? डिग्रीज होता चले जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ऊपर पहुंचोगे, ऊपर पहुंचने पर यहाँ पर है आपका आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल से ही के नाम से ही आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होगा? आयन होंगे। क्या होंगे? आयन। यहाँ पर होते हैं आपका विद्युत आवेश। क्या होते हैं? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक आयन। क्या होते हैं? यहाँ पर आयन होते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे आपकी रेडियो वेव नीचे से जाती है
और नीचे से रेडियो वेव। रेडियो वेव, व्हाट इज द रेडियो वेव? रेडियो वेव क्या है? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिस तरीके से अल्ट्रावायलेट होती है, जो आपको सिग्नल प्रोवाइड कराती है। जब नीचे से रेडियो वेव जाएगी, रेडियो वेव यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद में दोबारा से आप पृथ्वी पर पहुंच जाएगी, जिससे आपको सिग्नल मिलता है। ठीक है, क्या करती है ये रेडियो वेव को परावर्तित करती है। यदि मैं बात करूं आयन मंडल का क्या काम होता है, आयन मंडल क्या काम करता है? आयन मंडल, आयन मंडल क्या करता है? रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, जिसके कारण आपको क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है। संचार में ये हेल्प करता है। ठीक है, और रेडियो तरंगें क्या होती है? रेडियो तरंगें वही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें कही जाती है। साइंस का सवाल है विद्युत, इसमें पूछ सकता है विद्युत चुंबकीय क्या होती है? तरंगें होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें वे होती है जो उदासीन होती है, आवेश रहित होते हैं, जो जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है? आयन मंडल ये आपके टेम्परेचर को रेडियो तरंगों को क्या करती है? परावर्तित कर देती है। अब जैसे ही आयन मंडल से ऊपर बढ़ोगे तो ऊपर बढ़ने पर यह है बाह्य मंडल। अब टेम्परेचर फिर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर भी क्या है? आयन है, आयन के कारण टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज। तो जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? फिर दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि बाह्य मंडल में जो है आपका हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। ध्यान रखना, बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा का पूरा लेयर्स था, जो काफी महत्वपूर्ण है, ईवीएस का महत्वपूर्ण पार्ट है, जो यहाँ से केवीएस में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने आपको एक एक जो है डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, और ओजोन का जो लिमिटेड पार्ट मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर का जो हम डिटेल में ओजोन लेयर पढ़ेंगे, क्या फिनोमिना है, क्या मैटर है, तो उसमें जो है हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि अच्छा लगा हो सेशन तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।